हाँ, तो जैसे में हमने पिछले क्लास में, आज पॉलिटी का क्लास होगा, थर्ड क्लास पॉलिटी का। तो पॉलिटी में पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था, पहले यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, हेडिंग दे रहा हूँ, पॉलिटी स्टार्ट करो, थर्ड क्लास। ठीक है, पॉलिटी हो गया, संविधान आज स्टार्ट होगी, तो थर्ड क्लास से आज। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा पॉलिटी में, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि देश का बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान अपना अलग संविधान की मांग कर लेती है और 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना प्रसारित किया जाता है, जिसमें कि देश का बंटवारा हो गया। अब संविधान का तो अलग बनेगा, पाकिस्तान का संविधान, इंडिया का अलग संविधान बनेगा। तो जब उसका संविधान बन जाता है, किसका मतलब अलग हो जाता है मुस्लिम लीग, तो मैं पहले अलग होने से पहले मैं बता रहा हूँ, अलग होने से पहले देखो, जैसे अलग हो जाता है तब तो फिर संविधान सभा में कितने सदस्य बचेंगे, 200 कितने 89 बचते हैं ना ये देसी प्रांत से, और 235 बचते हैं वो 89 और 235 बचते हैं ब्रिटिश प्रांत के। टोटल 324 सदस्य बचते हैं देश बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, जिससे में कि एक जब कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली में आती है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। अपना प्रस्ताव जो पारित करता है, जो जितना भी रूल रेगुलेशन होता है, मुख्य बातें, वो 16 मई 1946 को क्या करता है, पेश करता है। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आता है, 24 मार्च 1946 को, और अपना प्रस्ताव जो पारित करता है संविधान सभा में, वो 16 मई 1946 को पास करता है। ठीक है, अब बात आती है कि संविधान सभा में जब कैबिनेट मिशन आता है तो उसमें एक बात हुई थी, अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना। जब तक ये संविधान बन के रेडी नहीं होता तब तक एक विभाग का मंत्री बनाना था सभी को, तो उसमें अब मंत्री बनेगा। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जो अंतरिम मंत्रिमंडल का व्यवस्था किया जाता है, उसमें किस किस मंत्री को किस किस विभाग का बनाया गया था, किस किस विभाग का कौन कौन सा मंत्री बनाया गया था, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगी, हर एक एग्जाम में पूछेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में प्रथम रेल मंत्री कौन था, तो जॉन मथाई। ठीक है, ऐसे पूछेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में, ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल में भारत का उस टाइम रक्षा मंत्री कौन था, तो बलदेव सिंह। ठीक है, उस टाइम अंतरिम मंत्रिमंडल आएगा। तो अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना कब हुई थी, गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, तो इसमें पहले संविधान सभा के लोग में, अब मैं मंत्रिमंडल की व्यवस्था कर देता हूँ। यहाँ पे मंत्री, यहाँ लाइन मारो, यहाँ पे विभाग, डिपार्टमेंट। ठीक है, मंत्री और डिपार्टमेंट हो गया। तो कौन कौन से किस किस से मंत्री बने थे, और इस समय कांग्रेस के अधिकतर लोग नेता बनते हैं, मंत्री विभाग बनते हैं, और जब मुस्लिम लीग के भी बंदे बनते हैं, लेकिन वो कब, वो बनेगा 26 अक्टूबर 1946 को। मुस्लिम लीग के लोग हुए कुछ मंत्री बना दिया जाता है कि ताकि बुरा ना माने वो लोग। तो मंत्री अब बनेगा, यहाँ पे पहला मंत्री यहाँ लिखो, पहला मंत्री कौन होता है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं, आगे से मैं नेहरू जी लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू लिखने में टाइम लग जाती है। जवाहरलाल नेहरू कौन सा थे, तो ये उस समय जो कार्यकारी परिषद था उसका उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे उस समय, कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो उस पर ध्यान दो, वो लिखो, उपाध्यक्ष थे, एंड विदेश मंत्रालय थे, विदेश मंत्रालय इन्हीं के अंडर था, विदेश मंत्री थे। ठीक है, तो पूछ दिया अगर क्वेश्चन में कि अंतरिम मंत्रिमंडल में जो विदेश मंत्री थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ का विभाग का थे। दूसरा बंदा आ गया वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ये कौन से विभाग के थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री दिया, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है, ये इनके अंडर था, इनको बनाया गया। तीसरा बलदेव सिंह, बलदेव सिंह कौन थे, बल जिनके पास है बलदेव सिंह तो रक्षा करेंगे, तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, याद रखना है, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। ये अंतरिम मंत्रिमंडल में भी बलदेव सिंह ही रक्षा मंत्री होते हैं, और जब स्वतंत्रता के बाद जब प्रथम मंत्रिमंडल बैठता है ना, तो उसमें भी प्रथम बलदेव सिंह ही रहते हैं, और वल्लभ भाई पटेल ही गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहते हैं। जब आज़ादी के बाद प्रथम मंत्रिमंडल बनेगा तो भी, और अंतरिम मंत्रिमंडल जो है बलदेव सिंह वो रक्षा मंत्री होते हैं।
तीसरा बंदा का लिखो जॉन मथाई, चौथा बंदा का जॉन मथाई। जॉन मथाई कौन होते हैं? तो जॉन मथाई कौन होते हैं? ये होते हैं उद्योग एवं आपूर्ति मिनिस्टर, ठीक है, आपूर्ति मिनिस्टर। पांचवा बंदा का नाम लिखो असफ अली। असफ अली, ये रेलवे के एग्जाम में पूछ सकता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन थे रेलवे मिनिस्टर, तो रेलवे मिनिस्टर असफ अली, रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री, रेलवे एवं परिवहन मंत्री असफ अली। छठा लिखो, असफ अली हो गया, जॉन मथाई हो गया, CH भाभा, CH भाभा। CH भाभा कौन सा मंत्री दे दिया गया था? तो CH भाभा को क्या दिया? कारखान एवं बंदरगाह मिनिस्टर, बंदरगाह मंत्री। मेरा राइटिंग नहीं समझ में आएगा, मेरा बट पे ध्यान दो। तो हो गया, कौन हो गए? CH भाभा। शिक्षा मंत्री फिर कौन थे? तो C राजगोपालचारी, C राजगोपालचारी, इनको राजा जब भी बोला गया। CH पाल शिक्षा मंत्री थे उस समय, शिक्षा मंत्री। यही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं, यही C राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय बंदा जो है वो गवर्नर जनरल होता है, तो यही होते हैं C राजगोपालचारी। पहले एवं अंतिम भारतीय यही होते हैं गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल का पद हटा दिया जाता है। शिक्षा मंत्री हो गए। आठवां बंदा का नाम लिखो, श्रम मिनिस्टर कौन होते हैं? जगजीवन राम, श्रम मिनिस्टर, श्रम मंत्री, ठीक है। नौवां बंदा का नाम लिख लो। एक बंदा का नाम कौन है? उद्योग एवं मिनिस्टर हो गया, कारखाना हो गया, और क्या सा बचा? अब संचार मिनिस्टर, वाणिज्य मिनिस्टर, संचार मिनिस्टर तो वो लियाकत अली खान ये लोग हो गए, वित्त मिनिस्टर ये सब। अब इसमें कौन सा बचा? हाँ, राजेंद्र प्रसाद, इनको तो भूल ही गए हो, राजेंद्र प्रसाद। ये कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री होते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री होते हैं, खाद्य एवं कृषि किसान मंत्री यही होते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो 9 बंदा हो गया जो इधर से हो गया। अब मुस्लिम लीग वाले बंदे को भी एक विभाग दे दिया जाएगा, कुछ बंदे को, तो उनको जो मंत्री बनाया जाता है वो 26 अक्टूबर 1946 को बनाया जाता है। इन लोग मंत्रिमंडल में कब विभाग दिया गया? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रोक के वीडियो लिख लेना। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब बचेंगे, अब कुछ मुस्लिम लीग वाले बंदों को भी खुश कर दिया जाता है चॉकलेट देके कि लो चॉकलेट, गुस्सा मत करना, खुश हो जाना, लेकिन वो लोग खुश होता नहीं है, उसे कहता है और दो मुझे। तो वो बंदा सितंबर को हटा दो, 26 अक्टूबर को उनको भी बना दिया जाता है कुछ ना कुछ मंत्री। बेटा ले साला काहे विभाग करेगा, भारत को विभाजन करेगा, रहा इंडिया में दे रहा हूँ तुम्हें मैं। तो लियाकत अली खां को क्या बनाया जाता है? 9 हो गया, 10 लियाकत अली खां वित्त मंत्री लियाकत अली खां को, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ठीक है। 11वां आ जाओ, आई चुंदरगीर, आई चुंदरगीर, इनको क्या बनाया जाता है? वाणिज्य मिनिस्टर। 12वां लिखो, अब्दुल रब नस्तर, इनको संचार मिनिस्टर। 13वां बंदा गजानतर अली खां, गजानतर नहीं, चल लिखो गजानतर अली खां, दिख रहा है ना? गजानतर इन खत्म हो गया, मैं इन भर लेता हूँ। गजानतर अली खां को क्या बनाया जाता है? गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। 14वां बंदा जोगेंद्र नाथ मंडल, मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं ये जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको विधि मिनिस्टर या कानून मिनिस्टर, ठीक है। उसमें बंगाल में ये मुख्यमंत्री होते हैं, सॉरी न्यायाधीश होते हैं, तो इनको विधि मिनिस्टर या कानून मंत्री मानो जोगेंद्र नाथ मंडल। तो ये हो गया कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को ये 4 पोस्ट दिया गया। लियाकत अली खां को वित्त मंत्री, आई चुंदरगीर को वाणिज्य मंत्री,
मंत्री विभाग, और अब्दुल रब नस्तर को संचार मिनिस्टर, गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि एवं कानून मंत्री। हो गया, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब इंक मैं थोड़ा भर लेता हूँ, तब तक इसे आप लिख लेना, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा इंक भर लेता हूँ, ओके। तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं इंक भर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इंक जैसे मैंने भर लिया इसमें। अब आगे के क्या हो रहा था। हाँ, तो सारे अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में हमने जान लिया था। अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन सा 10 किस विभाग के मंत्री थे। अब संविधान सभा का जब बंटवारा हो जाती है, पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है, इंडिया एक अलग देश बन जाती है, तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी बचती है। तो उस समय टोटल 229 इसके सदस्य होते हैं और 70 देसी रियासतों के होते हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल 299 सदस्य। तो देश बंटवारा के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन होता है, तो वो डेट क्या है, कब होता है पुनर्गठन, तो 31 अक्टूबर 1947 को। डेट याद रखो, देश बंटवारे के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन जब होता है, पुनर्गठन, तो 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, पुनर्गठन संविधान सभा का। फिर 2 महीना बाद 31 दिसंबर 1947 तक, मतलब इसी के बाद समझो टोटल जो सदस्य की संख्या बच जाती है, वो टोटल सदस्यों की संख्या 299 बच जाती है। जब संविधान सभा का पुनर्गठन होता है ना 31 अक्टूबर 1947 को, उसके बाद 2 महीना बाद 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को सदस्यों की संख्या 299 बच जाती है, जिसमें से प्रांतों में से, ब्रिटिश प्रांतों में से 229 सदस्य, ठीक है, और देसी रियासतों से 70 सदस्य, देसी रियासतों से 70 सदस्य रहते हैं उस समय। फिर क्या होता है, चलो इतना बंदे बच गए। अब हो गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष होते हैं भीमराव अम्बेडकर जब अध्यक्ष बनते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का, उन्हें बनाया जाता है कि सारे संविधान के प्रारूपों पे विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। उसमें 7 सदस्य होते हैं, जिसमें कि मैंने बताया था कि एक बंदे की चेंजिंग होता है, BL मिश्रा के जगह पे क्या माधव राव को लाया जाता है उनके जगह पे, और एक बंदा DP खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो उनके जगह पे TT कृष्णमाचारी को ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना जो मैंने बोला अभी। और तो उसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप के जो संविधान सभा के प्रारूप पे विचार विमर्श करने के बाद सारे लोग संविधान सभा को वो सौंपते हैं, अपना प्रारूप सौंपते हैं भीमराव अम्बेडकर। तो उस पर फिर बहस चलती है, टोटल 114 दिन बहस चलती है उसके प्रारूपों पे। जो प्रारूप पेश करते हैं ना, उस पर पढ़ने के बाद थोड़ा 114 दिन उस पर बहस चलती है संविधान सभा के द्वारा। और फिर 26 नवंबर, पहले तो यहाँ लिख लो कि बहस चलती है 14 दिन। कितने दिन बहस चलती है, प्रारूप को पेश करने के बाद। प्रारूप कब पेश किया जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 21 फरवरी 1948 को प्रारूप पेश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पेश किया जाता है, तो इस पे 114 दिन बहस चलती है, 114 दिन बहस चलती है, ठीक है। पूरा बनने में कितना समय लगा था, 2 साल। संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखो, 18 दिन का समय लगा था पूरा संविधान बनने में। तो भीमराव अम्बेडकर अपना प्रारूप कब पेश करते हैं संविधान सभा के पास, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। 114 दिन उससे बहस होता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान बनने में टाइम लगता है। संविधान सभा में किसकी हैंड राइटिंग होती है, तो हैंड राइटिंग किसकी होती है, हैंड राइटिंग प्रेम बिहारी रायजादा बच्चन की। मैं बताया था, प्रेम बिहारी रायजादा बच्चन की हैंड राइटिंग होती है। इसमें लिख लेना, किसी को मालूम नहीं होगा, मतलब मालूम होगा, बंदे बताते नहीं अक्सर। तो ये लिख लेना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कितने पैसे खर्च हुए थे संविधान सभा बनने में, संविधान बनने में, तो उस समय 64 लाख रुपये खर्च हुए थे संविधान बनने में। 64 लाख, लगभग 63,96,000, तो 64 मान लो, 64 लाख रुपया लगा था संविधान बनने में। उस टाइम की बहुत बड़ी अमाउंट होती है, आज की कुछ नहीं है ना, उस टाइम बहुत थी। अब ये हो गया, और क्या, फिर क्या, 26 नवंबर ये हो गया। अब और कुछ इसमें बचा नहीं ना, 114 दिन बहस हो गए। 11 बैठक हुई थी, ये भी मैंने बिठा दिया था। टोटल याद रखना, 11 बैठक हुई थी।
पहला 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरा 9 दिसंबर को 1940 को, फिर दूसरा 11 को जब राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। आगे बढ़ा दिया मैंने सारा कुछ। बैठक होती है। इसके संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन? एस.सी. मुखर्जी और टी.डी. कृष्णमाचारी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान सभा जब संसद बनने से पहले 1951 और 52 में पहला चुनाव होता है ना भारत में, उससे पहले संसद का सारा काम, जो काम भार है वो संविधान सभा ही करती है। उस समय जो संविधान सभा जब विधायिका के रूप में काम करती है तो जी.वी. मावलंकर उसका अध्यक्ष होते हैं। ये तो मालूम है, पहले बता दिया मैंने। बैठक हो गया। अब क्या हो गया? हाँ, अब संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो जाती है संविधान, और उसे पारित कर दिया जाता है। उस समय लागू नहीं किया जाता है, टोटल पारित किया जाता है। उसमें से 15 आर्टिकल ही उस समय पारित किया जाता है। तो संविधान कब बन के रेडी हो गया? संविधान बन के रेडी 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया, ठीक है। और उसी दिन 15 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल पारित किया जाता है उसी समय। कौन कौन से? इसमें अनुच्छेद में से 5 अनुच्छेद, 6, 7, 8, 9, 60, 322 ETC, ऐसे कुल मिलाकर 15 अनुच्छेद उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया जाता है, ठीक है। और इसे पूरी तरह लागू अब 2 महीने बाद, 26 नवंबर हो गया, 2 महीने बाद जनवरी आएगा, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह इंडिया में लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट किया जाएगा अब कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। उसी दिन हमें गणतंत्र दिवस मनाया गया। क्यों उसी दिन पारित किया गया? जब बन के रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो इसी दिन पारित करना था ना, उतना 2 महीना क्यों लगा दिया? तो इसलिए लगाया क्योंकि 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के लिए जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस, वो 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद कौन स्टार्ट किया था ये? तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्षता करते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 में, तो 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे वो रावी नदी के किनारे जाके झंडा फहराते हैं और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा उसी दिन कर देते हैं। तो उस समय 12 बज जाती है, 26 जनवरी हो जाती है। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई और सारा भारतीयों को उसी दिन स्वतंत्रता दिवस मानने का दिया जाता है। उसी डेट को याद रखने के लिए हमेशा संविधान को अब 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया जाएगा, ठीक है। याद रखना, 15 अगस्त से पहले स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता था, चाहे देश गुलाम हो, लेकिन मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस। ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1930 से, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को जब जवाहरलाल नेहरू रावी नदी किनारे जाके झंडा फहरा देते हैं कि यहाँ से स्वतंत्रता दिवस मानो, पूर्ण स्वराज की मांग, मतलब पूर्ण स्वराज मान लेते हैं अपने आप को, पूरे देश को, तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसी को बस याद रखने के लिए ये 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं और टोटल तरह से पारित जो हो जाती है वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, ठीक है। संविधान पूरी तरह से लागू हो गया और उस दिन को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना स्टार्ट हुआ। उस दिन क्या हो गया? उसी दिन को गणतंत्रता दिवस बोला गया, रिपब्लिक डे, ठीक है। समझ में आ गया ना सारा कुछ। और कुछ संविधान सभा में जैसे कुछ बात भी हुआ था, यहाँ पे तो लिखेगा नहीं, मैं लिख दूँ क्या? ये पूरी तरह से लागू हो गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हो गया था और उसी दिन 15 अनुच्छेद उसी दिन पारित कर दिया गया था, जो कि 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता वाला है। ये नागरिकता वाला कानून उसी दिन, और कुछ 60, 322 जो इंपॉर्टेंट बने थे उसी दिन 15 अनुच्छेद पारित कर दिया था। बाकी टोटल जो अनुच्छेद है वो 26 जनवरी 1950 को पारित कर दिया जाता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग इसी दिन किया गया था, 26 जनवरी को ही 1930 में। इसको याद करने के लिए इसलिए इस दिन गणतंत्र दिवस बोला गया। अब हम कुछ मुख्य बातें कर दें कि झंडा को, हमारा झंडा फ्लैग है, इंडियन झंडे को से कौन बनाया था? झंडा को प्रारूप कौन तैयार किया था? झंडा के प्रारूप को तो आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने हमारे झंडा के प्रारूप को क्या किया था? बनाया था, मतलब डिजाइन बनाया था, ठीक है, पिंगली वेंकैया ने। हमारे झंडा का व्यास वो सब झंडे में पढ़ेंगे, भारत का झंडा जो है ना इंडिया में, उस पर पढ़ेंगे। 3:3:2 होता है, लंबाई मतलब 3 मीटर और 2 मीटर वो होना चाहिए। अब क्या हो गया? ये हो गया। अब कुछ बातें जैसे इसके 2 दिन पहले 24 जनवरी, स्टार मारो यहाँ पे, VVI, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो लिख लिया हो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। चलो मिटा दे रहा हूँ मैं। देखो अब कुछ संविधान सभा के द्वारा कुछ मुख्य बातें किया गया था, इंपॉर्टेंट लिखो VVI करके, ये इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में आती है। तो ये बात था, स्टार मारो, ये बात था कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी
1950 ईस्वी को 2 दिन पहले लागू होने से पहले राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को, भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 1947 को भारतीय फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग, झंडा हमारा तिरंगा जो है, तिरंगा को एक्सेप्ट किया जाता है। 3 रंग का अपना झंडा हम झंडा फहराएंगे, तिरंगा को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को ही स्टार मारो, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथेम, राष्ट्रीय गान एंड गीत एंड राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथेम एंड नेशनल सॉन्ग दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है 24 जनवरी 1950 को ही। इसी दिन राष्ट्रपति भी चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, डेट याद रखना। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया जाता है। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था ये आगे बताएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, 1911 में, जो पहली बार बांग्ला भाषा में था। ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय हो, ये वाली, इसका मतलब भी बताएंगे आगे, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगी, पॉलिटी क्या है। तो हो गया। और राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत गान को कब, कितना टाइम में ख़त्म करना है, 52 सेकंड में, उसे 65 सेकंड में। राष्ट्रीय गान गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसे लिखा था। कहाँ से लिया था, आनंद मठ से लिया था गीत को। ठीक है, और हमारा त्योहार बंगला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी, वो भी राजेंद्र प्रसाद नहीं लिखा था, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर नहीं लिखा था। 1896 में राष्ट्रीय गीत लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। और हाँ, अभी आज के लिए कहाँ काफ़ी, अभी तो देश आज़ाद हो गया ना। अब देश आज़ाद हो गया तो इसके देश आज़ाद होने के बाद एक मंत्रिमंडल बनती है ना। देश आज़ाद होने के बाद एक मंत्रिमंडल बनती है, उसके बारे में तो चर्चा करना है अभी। ठीक है, और भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही तैयार किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड वही थे, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मतलब भारतीय संविधान का पिता उनको ही बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, सारा प्रारूपों विचार विमर्श वही करते थे। 60 देशों के लगभग संविधान को पढ़े, वो जो मेन था उससे लिया गया। तो हम संविधान का स्रोत अगले क्लास से पढ़ेंगे कि कहाँ से, कौन सा देश से कौन कौन सा चीज़ लिया गया। ठीक है, और संविधान में 1935 के शासन अधिनियम से ही 60% पोर्शन ले लिया गया। 1935 का शासन अधिनियम था ना, संविधान ना बनने से पहले 1935 का ही शासन अधिनियम फॉलो किया जाएगा। तो ठीक है, उससे कितना परसेंट लिया गया, 60%। 250 आर्टिकल 1935 वाले शासन अधिनियम से ही ले लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 250। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय, संविधान लागू होने के समय हमारे संविधान में अनुच्छेद, आर्टिकल कितने थे, अनुच्छेद 395 थे, भाग कितने थे, 22 थे, अनुसूचियाँ कितनी थी, अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 थी। आर्टिकल 395, पार्ट 22 और शेड्यूल 8। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने हैं, ये तो मूल संविधान बनने के समय था। ठीक है, मूल संविधान बनने के समय था। अभी वर्तमान में कितने हैं, प्रेजेंट में लगभग 470 से ज़्यादा आर्टिकल हैं और 25 क्या हैं, पार्ट हैं। 25 पार्ट मतलब 22 भाग हैं वो, लेकिन 4A, 9A और B ऐसे करके ऐड किया गया, A और B करके ऐसे ऐड कर गया, तो 25 टोटल हो गया। और शेड्यूल कितनी है, 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, शेड्यूल। अनुच्छेद 470 अभी प्रेजेंट में है, ज़्यादा है, ज़्यादा से होने है, और क्योंकि हमेशा अमेंडमेंट होती रहती है ना। 405 अमेंडमेंट हो चुकी है, 4 या 5 अमेंडमेंट हो चुकी है अभी तक। तो 470 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल। ठीक है, समझ गया ना। ये वर्तमान में, मूल संविधान में उतना था, मूल संविधान में ही 14 भाषाएं होती है और अभी 22 है। तो ये सब के बारे में समझ गए ना कुछ। सबसे ज़्यादा पार्ट किस में से लिया गया था, 1935 का शासन अधिनियम में से 250 आर्टिकल लिया गया, बाकी कुछ अलग अलग देशों से लिया गया था। ठीक है, संविधान बनने में सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है, सबसे छोटा मोनाको का शायद सबसे छोटा संविधान।
सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का। सबसे बड़ा संविधान भारत का, लिखित जो है, अलिखित नहीं। ब्रिटेन का अलिखित है, लिखित संविधान ज़्यादा बेस्ट होता है, तो सभी को मालूम हुआ, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ रहेगा तो कोई मिटारेगा नहीं ना, वही चलेगा। और बस सबसे बड़ा ये, मोनाको का सबसे छोटा, ठीक है, जो 395 टाइप कुछ वर्ड का है। इंडोनेशिया का भी छोटे ही है, 4 पेज का। अमेरिका का है शायद। अमेरिका का जो एक बार याद रखना, फेडरल एंड यूनियन दोनों का मतलब संघ होता है, लेकिन भारत जो है ना वो यूनियन है। यूनियन मतलब सारे राज्य हैं, एक हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं चाह के भी। लेकिन अमेरिका जो है ना वो फेडरल है। फेडरल के मतलब कि उसका जो देश है ना, जो राज्य है 50 राज्य, वो सबका अलग अलग संविधान है, अपना अपना सारा संविधान है। वो अलग हो सकते हैं चाहेगा तो, लेकिन अलग नहीं होता है चाह के, क्योंकि अलग होगा कोई अगला देश उस पर अटैक करके ले लेगा उसका हिस्सा, इसलिए अलग नहीं होता है। लेकिन उसका इसलिए अमेरिका का सिर्फ 4 पेज का संविधान है, ठीक है। इसका 200 कुछ पेज का संविधान है इंडिया का, ठीक है। 1 लाख से कुछ वो हैं, मैं बढ़ रहे हैं शायद, ठीक है, ये सब बढ़ हैं, ठीक है। प्रस्तावना फिर आगे करेंगे, प्रस्तावना क्या था, अगला टॉपिक आएगा, तो समझ में आ गया ना। भारत सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान। मोनाको का सबसे छोटा, आप समझ गया। फेडरल एंड यूनियन में, फेडरल मतलब देश जो है ना वो अभी एकजुट हैं और चाहेंगे तो अलग हो जाएंगे। अमेरिका जैसे में, यूनियन इंडिया है, दोनों लोकतांत्रिक देश है। भारत सबसे बड़ा दुनिया का लोकतांत्रिक देश है, लोगों का शासन, ठीक है। और कुछ बोला गया? और क्या मैं बोलूँ? जनतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र। राजतंत्र में उस समय चाणक्य बोला था कि ज़्यादा, चाणक्य का अर्थशास्त्र में लिखा है कि ज़्यादा राजतंत्र में छूट नहीं देना चाहिए प्रजा को, उसका दुरुपयोग करने लगता है। अभी लोकतांत्रिक में तो लोगों का सरकार है, तो क्या अभी छूट देना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताना कोई, ठीक है। वैसे सही बात है, चाणक्य का गलत कोई बात नहीं होता है, रिसर्च करना सारा सही बात होता है। चाणक्य का जो भी बोला उन्होंने, सारे रिसर्च करके ही बोलते हैं, उन्होंने लिखा, कोई रूढ़िवादी नहीं है उनमें कि बस बोल दिया मान लो ऐसी, सारा फैक्ट है उनका, रियल, एक भी बात गलत नहीं होता है। राजतंत्र में छूट दोगे तो आप ही का भाई निपटा के बैठ जाएगा गद्दी पे। इसलिए अशोक के टाइम का पीरियड बताऊंगा। जब अशोक एंट्री करता है इंडिया में, जब अशोक राजा बनता है ना, 16वां महाजनपद को जीत जाता है। उसके बाबा जो होते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य, वो मात्र 16 ही जीत पाता है, कलिंग को नहीं जीत पाता है चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन जब अशोक एंट्री करता है ना, तो अपने 8 साल के बाद ही पहले अटैक करता है कलिंग पे। पहले निमंत्रण देता है कि आप हमारे अंडर में आ जाओ, नहीं आता है, भयंकर अटैक करता है। उसी के बाद तो युद्ध छोड़ देता है फिर अशोक। लेकिन अशोक युद्ध छोड़ता है, हथियार चलाना बंद नहीं करता है। अशोक के डर से अगल बगल जितना भी देश है ना, एक भी बंदा अटैक नहीं करता है उसमें इंडिया पे, सिर्फ अशोक के नाम से कि अशोक का शासन है अभी मगध पे। तो सोचना भी दूर है कि अगल बगल का पड़ोसी कूदे भी इंडिया में। अशोक गया तो सारा अलग अलग राज्य हो जाते हैं, कमज़ोर हो गया तो अटैक तो करेगा ना विदेशी, चाहे वो मुगल तुगल, उस तो बहुत पहले की बात है। उससे पहले जो सिकंदर ये लोग आया था, सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य भी उसे निपटा के भगाता है। दो तो बहुत मेस्ट, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका द ग्रेट, सम्राटों का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, बहुत ताकत रहता है, बहुत पावरफुल। उसके समय में तो इंडिया सबसे ज़्यादा संपन्न रहती है। 50 किलोमीटर स्क्वायर, 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर पे उसका अधिकार रहता है उस समय। गंधारा वंधारा पाकिस्तान सारे पे। इंडिया का भी एरिया 32,87,263 किलोमीटर है ना, इंडिया से ज़्यादा एरिया पे उसका कवर रहता है उसमें अशोक का। सबसे ज़्यादा पूरा इंडिया जितना भी राजा बने हैं, सबसे ज़्यादा राज उसी की है, उसी का एरिया। उसका मुगल का आता है 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर में, औरंगजेब के समय। अशोक सबसे द ग्रेट था। उसके बारे में स्टोरी अच्छा से बताऊँगा, कैसे उसने अपने 100 भाइयों को निपटा देता है। निपटाता फ्री में थोड़ा ना, आगे स्टोरी बताएंगे, ऐसे नहीं मारता है। बिंदुसार खुद नहीं चाहता है कि उसका अशोक जो है ना वो गद्दी पे बैठे। बिंदुसार चाहता है कि उसका बड़ा बेटा सुसीम, जो 1 नंबर का चूतिया रहता है, उसे बैठने के लिए बोला जाता है, मतलब बोलता है वो बिंदुसार। वैसे बिंदुसार ही पावरफुल था, उसे शत्रु विनाश से बोला गया था। लेकिन सुसीम 1 नंबर का बहुत, प्रजा जो चाहता है ना वो सिर्फ अशोक को चाहता है। अशोक की मम्मी को निपटा दिया जाता है। जब अशोक को जेल में बंद किया जाता है ना बिंदुसार, आगे बताएंगे, उसकी मम्मी को मार देता है ये लोग सौतेलियों में। उसके तो दिमाग खराब हो जाता है अशोक का। उसी का एक मम्मी थी अपनी, आता है 100 भाई के एक साथ लाइन में लगा के
आ जा, अशोक के साथ अकेले काट देता है चारों समूह भाई को अपना। 101 लोग रहते हैं ये लोग, समूह भाई को निपटाता है अकेले, और फिर गद्दी पे पड़ जाके मन मुताबिक बैठ जाता है गद्दी पे। फिर जितना स्टार्ट करता है तो अशोक के सामने कोई टिकने वाला नहीं, कोई था ही नहीं अशोक के सामने टिकने वाला बंदा अभी तक। आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में इसके बारे में। अभी एक से एक योद्धा से मुलाकात होगा आपकी मिडाइवल में, एक से एक इंडियन योद्धा से। हमारा इंडिया की हिस्ट्री अभी छुपाया गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें पढ़ना वही है जो हमें लिखा हुआ है किताब में एनसीईआरटी में, तो पढ़ना वही है, ठीक है। अभी एक से एक योद्धा बचा हुआ है इंडिया में। मैं स्टोरी हिस्ट्री में जब पहुँचूंगा मिडाइवल में, एक से एक योद्धा के बारे में बताऊँगा। अभी महाराणा प्रताप और शिवाजी को तो भूल ही गए हो, और वहाँ तक बताऊँगा ना 1962 का युद्ध तक बताऊँगा, जब चाइना का युद्ध हुआ था इंडिया के साथ। अकेला एक बंदा जसवंत सिंह रावत रहता है, 72 घंटा अकेले चाइनीज सैनिकों को रोक के रखता है। जसवंत सिंह रावत, कोई नाम भी अभी नहीं जानता उसका। 1962 के युद्ध में वो और उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है, तिब्बती एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड उसकी बन जाती है, तो उससे भी सिखाता है वो रात में गन चलाना। इंडिया के पास गन नहीं होता है उस समय, इतना लंबा राइफल होगा, एमओ डालो एमओ भी ख़त्म, तो भी वो बंदा के जब तक जिंदा रहता है इंडिया का एक भी थोड़ा सा झिटकी भी बोलता है वो कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना, इंडिया का एक झिटकी भी मैं उसे देने नहीं दूंगा, चाइनीज़ों को नहीं लेने देता जब तक वो जिंदा होता है। 72 घंटे बिना पानी बिना खाना का लड़ते रहता है अकेला वो 1962 के युद्ध में। आगे इसका स्टोरी बताऊंगा 1962 के युद्ध में कैसे क्या होता है, ठीक है। तो शायद इसका नाम भी नहीं, सर्च कर लेना कोई बंदा नाम जानता हो, जसवंत सिंह रावत, उत्तराखंड का बंदा होता है वो, अकेला रोक के रखता है 72 घंटा पूरा चाइनीज़ को। आगे स्टोरी बनाएंगे तो ठीक है। पॉलिटी खत्म हो गया, बैक टू पॉइंट, सबका बात हटाओ, ये तो बहुत सारा स्टोरी बचा हुआ है। तो ये आज के लिए इतना ही क्लास था। नहीं यार वीडियो लंबा हो गया, मैं चलो कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा जल्दी में मैं बता दे रहा हूँ। ये मैं फ्लो में आगे निकल जाता हूँ यार, थोड़ा सा कहानी में थोड़ा आगे बढ़ गया। अब मैं आगे बता रहा हूँ यहाँ पे अंतरिम मंत्रिमंडल जल्दी खत्म करना, अंतरिम नहीं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत जब हो जाता है ना तो प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल लिखो। मंत्रिमंडल दिख तो नहीं रहा है क्या लिखा है, तो भी समझ जाओगे प्रथम मंत्रिमंडल है। अब यहाँ पे मैं मंत्री लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं विभाग लिख दूँगा, डिपार्टमेंट। ये स्वतंत्र भारत है 1947 का। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यहाँ लिखो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री एंड विदेश मंत्रालय कौन? जवाहरलाल नेहरू। अरे यार यहाँ मंत्री लिख दिया तो यहाँ ये लिख दूंगा ना। मंत्री कौन होता है? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी लिख लो, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री एंड विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रधानमंत्री भी यही है। दूसरा कौन है? वल्लभ भाई पटेल। ये वही रहते हैं जो अंतरिम मंत्रिमंडल में। वल्लभ भाई पटेल क्या होते हैं? गृह मंत्री। गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं राज्य मामलों का मंत्री, यही होते हैं तीनों। अब क्या, बलदेव सिंह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद जो गृह मंत्री होते हैं बलदेव सिंह लिख लो, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह कौन होते हैं? बल जिनके पास है रक्षा मंत्री, बल है तो रक्षा मंत्री पहले, स्वतंत्र भारत के पहले हैं सारे। फिर बलदेव सिंह के बाद लिखो जॉन मथाई। जॉन मथाई क्या होते हैं? जॉन मथाई रेलवे मिनिस्टर। उस समय असफल ही थे, इस समय रेलवे मिनिस्टर ये हो जाते हैं, रेलवे एंड परिवहन मिनिस्टर, परिवहन मंत्री जॉन मथाई। पाँचवा लिखो, पाँचवा क्या? विधि या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख देना, अम्बेडकर लिख लेना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या होते हैं? विधि मंत्री या कानून मंत्री, विधि या कानून मंत्री। 34 डिग्री होल्डर, 32 डिग्रियों का होल्डर, 64 सब्जेक्ट में महारत हासिल, 9 भाषाओं का द ग्रेट ज्ञाता, 21 साल के एज में सारे धर्म को जानने वाला, ये होते हैं। इनके सामने द ग्रेट लगाओ, भीमराव अम्बेडकर। उठे कहाँ से हैं? नाला से। बैठे कहाँ हैं? सिंहासन पे। अपने पढ़ाई के बदौलत, कोई चीज़ नहीं, शिक्षा के बदौलत। इतना शिक्षा ही ले लिए ना,
इनके आसपास पूरे इंडिया में उसमें महान से महान अमीर बंदा कोई टक्कर का नहीं था इनके सामने। और ये क्या किए, रात अपना काला किए, पढ़ाई की आराम से, टक्कर का नहीं था कोई। 32 डिग्री होल्डर आज नहीं है कोई, डॉक्टर ऑफ साइंस विश्व में पहला, ये डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री नहीं है किसी के पास, इनके पास। भीमराव अम्बेडकर के लेवल का आज तक बंदा ही नहीं हुआ है 32 डिग्री। अभी एक होल्डर है 35 डिग्री होल्डर, पंजाब के कोई बंदा है, हर से नाम है उनका, हरिचंद्र हरिवर्धन कुछ नाम है, लेकिन वो मास्टर हैं सारे कुछ में। ये PhD होल्डर उस टाइम, उस जमाने में 10th पास करना उस जमाने में बहुत मुश्किल बात थी इंडियन वालों को। वो ये विदेश जाके पढ़े लंदन से। भारत उपाधि से उपाधि ज़्यादा बहुत भयंकर, इसलिए भगवान कला ये दलितों का आरक्षण, महिलाओं को पढ़ने का ये दिलाए, ठीक है। दलितों का क्या किए, ये दिलाए। दलित ये नहीं होते तो दलित आज दलित ही रहता। दलित मतलब नाला साफ करना है तो तुझे नाला ही साफ करना है, चाहे कुछ भी बन जाओ, उठ नहीं सकते कभी ऊपर। तो ये विधियों कानून मिनिस्टर, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फ्लो में मैं आता हूँ, टाइम वेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे बता के कहानी, आगे चर्चा करेंगे फिर इनके बारे में हिस्ट्री में। फालतू में कहीं भी कुछ भी वक्त दे रहा हूँ। 5 में आ गया, 6 हो गया, भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान लो। फिर कौन है, CH भाभा, वाणिज्य मिनिस्टर। CH भाभा क्या होते हैं, वाणिज्य मिनिस्टर नहीं होते हैं ना CH भाभा, वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री होते हैं या संचार मंत्री होते हैं, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इस पर थोड़ा एक बार देख लेना कि कौन सा मंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद 7वां कौन, षणमुगम शेट्टी, RK षणमुगम शेट्टी, षणमुगम शेट्टी। शेट्टी क्या होते हैं, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। 8वां लिखो षणमुगम शेट्टी के बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। क्या होते हैं ये, उद्योग एवं आपूर्ति मिनिस्टर। फिर BN गडगिल, ये होते हैं, BN गडगिल होते हैं कारखाना एवं, मैं बता रहा हूँ अभी, पहले सबका नाम लिख दे रहा हूँ। BN गडगिल, BN गडगिल, ठीक है। और क्या हो गया, 9 बंदा हो गया, 14 बंदा का नाम यहाँ पूरा करना है। BN गडगिल हो गया, श्याम प्रसाद मुखर्जी हो गया, और कौन, षणमुगम शेट्टी। शिक्षा मंत्री कौन, हाँ शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, तो लिखा ही नहीं। 10वां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो कहाँ था, हाँ श्याम प्रसाद मुखर्जी। अभी 11वां लिखो, 11वां राजेंद्र प्रसाद। 12वां लिखो राजकुमारी अमृत कौर। क्या हो गया, 12 हो गया, 2 और लिखा देता हूँ, पहले ये लिख दो। क्या हो गया, श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, उद्योग मिनिस्टर, उद्योग एवं आपूर्ति मिनिस्टर, ठीक है। BN गडगिल, कारखाना एवं ऊर्जा मिनिस्टर, कारखाना एवं ऊर्जा मिनिस्टर। कौन, BN गडगिल। अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। फिर कौन बचे, राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री, याद रखना सारा कुछ। 12 बंदे का नाम लिखा दिया मैंने। नेहरू जी क्या थे, प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और विदेश मंत्री भी यही थे, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी विनिंग अंडर था। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री भारत के प्रथम। जॉन मथाई, रेलवे मिनिस्टर, रेलवे एवं परिवहन मिनिस्टर जॉन मथाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विधि कानून मंत्री। CH भाभा, वाणिज्य मिनिस्टर। षणमुगम शेट्टी, RK षणमुगम शेट्टी, वित्त मंत्री। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मिनिस्टर। BN गडगिल, कारखाना एवं ऊर्जा मिनिस्टर।
अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। 13-14 दो बंदा का नाम और बच्चा है, मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। तो 2 बंदा का नाम और लिख लो। 2 बंदा का नाम क्या है? 13वां नंबर का और 14वां नंबर का। रफ़ी अहमद किदवाई, रफ़ी अहमद किदवाई। और एक और कौन था? CH बाबा, BN गडगिल, रफ़ी अहमद किदवाई, सारा तो हो गया ना। ये कौन होते हैं? ये संचार मिनिस्टर होते हैं, संचार मंत्री। एक बंदा को मैं नाम भूल रहा हूँ कि एक बंदा और कौन सा मंत्री बच गया है। डॉक्टर BN गडगिल, CH बाबा, श्रम मिनिस्टर जगजीवन राम तो भूल ही गए हो। ये जगजीवन, सबसे लंबा कैबिनेट मिशन मंत्री यही रहते हैं, जगजीवन राम। श्रम मिनिस्टर जगजीवन राम हो गया। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल 14 बंदे, 14 मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट। ठीक है, आज तो बहुत सारे मंत्री डिपार्टमेंट हो गया है। उसमें ये थे। प्रेजेंट के बारे में मैं बता दूंगा आगे करेंट अफेयर में। तो पहले ये जान लो, इतना प्रथम मंत्रिमंडल का हो गया। और अंतरिम मंत्रिमंडल दोनों के बारे में बता दिए। 14 बंदा उसमें भी थे, इसमें भी 14 बंदा है। लेकिन ये देश आज़ादी के बाद है, वो देश आज़ादी के नहीं बात था, वो देश के पहले था जब कैबिनेट मिशन 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल था। ये देश आज़ादी जब 1940 के बाद मंत्रिमंडल बनता है भारत में, तो प्रथम ये थे सारे। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाएगा कोई ना कोई एग्जाम में। तो आज हमारा पॉलिटी का 3rd क्लास ख़त्म हुआ। कल हम क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, और प्रस्तावना के बारे में, और कहाँ से विदेशी सोर्सों के बारे में, ये कहाँ से संविधान में हमारा किस किस देश से कौन कौन सा भाग लिया गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पढ़ने से माइंड डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट टेस्ट करो, क्योंकि 45 मिनट के बाद पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा। है साइंटिफिक रीज़न है ये। 45 मिनट अगर पढ़ लिया ना अपने मन से, तो 15 मिनट घूमो आराम से, फिर 15 मिनट आधा घंटा घूम के पढ़ो, फिर 45 मिनट पढ़ लिया, फिर घूमो, फिर पढ़ो। और ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने के लिए आपको बैठना ही पड़े। खड़े हो पढ़ रहे हो, चल रहे हो पढ़ रहे हो, घूम रहे हो पढ़ रहे हो। पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि बैठ गया तो भाई संतुष्टि मिलती है दिल को पढ़ने में, कि बैठ गया, बुक रख दिया सामने, पढ़ा नहीं, फ़ोन चला रहा, लेकिन टाइम देख रहा कि बुक सामने है, टाइम देख रहा है 2 घंटा, अरे 2 घंटा पढ़ लिया, पढ़ा कुछ नहीं। वो पढ़ाई नहीं होती है, इससे गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। बंदे आपको देख के बता देंगे ना, अरे भाई बंदा कितना पढ़ रहा है यार, हाईएस्ट तो नीचे बन ही सकता है ये। वो पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ो 1 घंटा ही, लेकिन टोटल चीज़ समझ के। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आए उठो नहीं। फ़ोन उस टाइम दूर रखो, ऑफ करके, कोई भी डिस्टर्बिंग नहीं, माइंड शार्प रखो। 1 घंटा पढ़ो, मस्त पढ़ो कि समझ में आए। नहीं तो तुम उसी टॉपिक को 4 दिन पढ़ोगे, समझ नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको फिर से रिवीजन रटते रहो, समझ आएगा ही नहीं। पढ़ाई थ्रू करना है, अब समझना है क्या आखिर में। पॉलिटी में है तो संविधान क्यों बनाया गया, नहीं बनता तो क्या होता, समझना है ऐसे। हिस्ट्री में समझना है लड़ाई क्यों हो रहा है, नहीं होता तो क्या होता, हो गया तो और क्या क्या नहीं होना चाहिए था, ये सब पढ़ना है। ज्योग्राफी में समझना है पृथ्वी ऐसे है क्यों, गोल क्यों है, चौकोर क्यों नहीं था, चक्कर क्यों लगा रहा है सन का, नहीं लगाना चाहिए था उसे। हम लोग क्यों टिके हैं पृथ्वी पे, नहीं टिकना चाहिए था, हमें गिर जाना चाहिए था नीचे। हमारा महासागर क्यों है, पानी उसका गिर जाता, पृथ्वी गोल है तो जब घूमता है पृथ्वी से गिर जाता, नहीं गिर रहा है ग्रेविटेशन के कारण। ये क्यों पढ़ना है हमें, रटना नहीं है और नहीं पढ़ना है हमें, क्यों पढ़ना है, क्यों। ठीक है, समझना है क्या आखिर, बस समझना है। फिर से बोलूँगा, समझना है क्या है। ये नहीं कि चलो भारत की राजधानी दिल्ली बन गया, अच्छा भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता, बस क्यों बना, दिल्ली है क्यों बना, ये पढ़ना है। क्यों बना दिल्ली, नहीं बना चाहिए दिल्ली, कोलकाता ही रहना चाहिए था, सबसे संपन्न था उस समय, मोस्ट संपन्न था, सबसे ज़्यादा अमीर था कलकत्ता, तो दिल्ली क्यों बना दिया, ये पढ़ना है। तो दिल्ली सेंटर में पड़ता था उस समय भारत के, और उसमें सिर्फ इंडिया का कवर नहीं करना था, उस समय हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सारा पूरा उपमहाद्वीप का बीच में सेंटर में पड़ता है दिल्ली, इसलिए उसमें अंग्रेजों ने वो चुना। ठीक है, कि वहाँ सारे चीज़ का रास्ता गया हुआ है, अच्छा से कवर हो जाएगा, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरे इंडिया को। तो क्यों पढ़ना है, रटना नहीं है कि ये आज पढ़ोगे कल रट लिए भूल गए, फिर क्या एक ही एग्जाम निकालना है क्या, एक बार समझो ना, हर एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम कौन पूछता है। तो बस यही हो गया, समझना है क्या है। कुछ चीज़ें हैं याद करने के लिए, ऐसा नहीं है अब ये सब क्या, इसमें क्या समझोगे। अब रफ़ी अहमद किदवाई थे प्रथम संचार मिनिस्टर, तो ये तो याद ही करना है ना, 1 नंबर का आएगा, तो कुछ चीज़ें हैं याद करना, ऐसा नहीं है, याद करना भी है कुछ,
और कुछ समझना है, जो समझने की चीज़ है वो समझना है, जो याद करनी चाहिए याद करना है, दोनों मिक्सिंग चलेगी। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज भी हो गया तो इन क्लास 2 क्लास हो गया आज भी, तो ऐसे ही धीरे धीरे क्लास लेते रहेंगे। समझना है जितना भी समझ में आए, जिसको जो भी कुछ समझ नहीं आए कमेंट में बेझिझक कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, कि समझ नहीं आया, अगर समझ में आए तो लिखना कि हाँ सर समझ में आया, अच्छा आया। ठीक है, कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन में सारा का रिप्लाई मिलेगा कमेंट में। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज भी थोड़ा सा स्टोरी हो गया, आगे बढ़ गए मैं, तो ओके बाय। ठीक है।